हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हालांकि वीडियो इस बार डालने में लेट हो गया है। ठीक है, वो कुछ कारण था जिसके कारण लेट हो गए हैं। ठीक है, आज से हम लोग शुरू करेंगे अपना ऑनलाइन स्टडी। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि किसी गैस के KH के मान से उसकी द्रव्यमानता का पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पता करने वाले थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ चुके होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज कि किसी गैस का अगर KH का मान दिया हुआ हो तो उस गैस की द्रव्यमानता के बारे में हम लोग पता कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हेनरी के नियम के अनुसार याद कीजिए हम लोग पढ़े थे कि P होता है KH × X गैस। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, याद है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि H क्या लिख सकते हैं P/X गैस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि KH और X गैस में क्या है, उल्टा संबंध है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखिए, अगर मान लो कि अगर मैं बात करता हूँ कि X गैस, चाहे सॉरी रुक जाइए, X गैस से अच्छा है कि मैं बात करता हूँ यदि KH का वैल्यू 12 हो तो KH का वैल्यू तब 12 होगा जब X का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मेरी बात समझ में आ गया। यानी कि किसी गैस के लिए यदि आप एरो देकर यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे कि यदि किसी गैस के लिए KH का मान अधिक हो तो X गैस का मान क्या होगा, कम होगा। मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग खुद से लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट करके और नोट करने के बाद यहाँ पर नीचे लिखिएगा कि यदि KH का मान अधिक हो तो किसी गैस की द्रव्यमानता क्या होगी, कम होगी। मेरी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। ठीक है, चलिए मैं दूसरा केस बात करता हूँ। यदि KH का वैल्यू कम होगा तो X गैस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। KH का वैल्यू यदि कम होगा तो X गैस का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यदि किसी गैस के KH का मान कम होगा तो X गैस ज़्यादा होगा। यानी कि विलयन में गैस की मोल अंश ज़्यादा हो जाएगी यदि गैस का KH का मान क्या है, कम है। मेरी बात समझ में आ गया। यानी कि यहाँ एरो देकर लिख सकते हैं, यदि किसी गैस के लिए लिखो एरो देकर, यदि किसी गैस के लिए KH का वैल्यू कम हो तो उस गैस की द्रव्यमानता कम होगी। मेरी बात समझ में आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, आगे बात करता हूँ। ठीक है, अगला मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग रेडी हो गए होंगे। चलिए तो हेडिंग लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। चलिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले से रिवीजन कर लेते हैं, पहले की बातों को रिवीजन कर लेते हैं। तो हेनरी ने यह बताया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमानता गैस के आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि गैस के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे गैस के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे वो गैस किसी लिक्विड के अंदर उतना ही क्या होगा, तेजी से घुलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में पहला पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप लोग इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखे होंगे कोल्ड ड्रिंक जिसमें आप लोग जैसे स्प्राइट पीते हैं या फिर कोका कोला पीते हैं, ठीक है, या माउंटेन ड्यू पीते हैं। तो देखिएगा उसमें उसके बोतल को हम लोग जैसे ही खोलते हैं उसमें से गैस बाहर निकलता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे। ठीक है, तो उस गैस को भरने के लिए उस गैस यानी वो जो गैस होता है वो तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस भरा जाता है। कौन सा गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कोल्ड ड्रिंक के अंदर फिल किया जाता है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस की विलयता बढ़ाने के लिए उसे उच्च दाब पर बोतल में भरकर और यहाँ पर सील कर दिया जाता है, खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या किया जाता है कि CO2 गैस की विलयता को बढ़ाने के लिए उसे यानी CO2 गैस को उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर
उस बोतल के अंदर क्या कर दिया जाता है, CO2 गैस को भर करके और सील कर दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं कि दूसरा एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, चलिए तो दूसरा बात करते हैं। ठीक है, दूसरा बात क्या है जरा समझिएगा। एक पर्वतारोही, जो पर्वतारोही मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जो पर्वत पर चढ़ाई करता है। ठीक है, जब एक पर्वतारोही, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्वतारोही क्या कर रहा है, पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे यह सतह से ऊंचाई की तरफ जाता है, जैसे जैसे सतह की तरफ से ऊंचाई की तरफ जाता है, इसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होते जाता है। कम होने के कारण क्या होता है कि इसके ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर, ये जो व्यक्ति है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है, और कम होने के कारण उसके ब्लड में ऑक्सीजन अच्छी तरह से घुल नहीं पाता है। ठीक है, उसके ब्लड में ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं घुल पाता है, जिसके कारण उसे ऑक्सीजन की क्या महसूस होती है, कमी महसूस होती है। और कमी महसूस नहीं होती है, मतलब उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति जब ऊंचे पर्वतों पर चढ़ता है तो उसे थकान और थकावट महसूस होता है, तथा साथ साथ उसे सोचने एवं समझने में क्या होती है, परेशानी होती है। ठीक है, जिस बीमारी को एनक्सिया कहा गया है। क्या कहा गया है बाबू, एनक्सिया। तो आप यहाँ पर एरो देकर लिख सकते हैं कि जब कोई पर्वतारोही, जब लिखो, एरो देकर लिखना, जब कोई पर्वतारोही, मैं लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरा दूसरा एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा एप्लीकेशन। ठीक है, जो यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन है वो यही कहना चाहता है कि जब कोई पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करता है तो उसके ऊपर धीरे धीरे वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, जिससे उसमें या उसके रुधिर में यानी खून में O2 की कमी हो जाती है, जिससे वह थका हुआ महसूस करता है एवं यहाँ पर लिख सकते हैं, एवं उसके सोचने एवं समझने, आप एरो देकर यहाँ से लिखिएगा, एवं उसके सोचने एवं समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और इस बीमारी को एवं उसके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एवं उसके सोचने एवं समझने की क्षमता कम हो जाती है, एवं उसके सोचने एवं समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे एनक्सिया कहते हैं। जिस सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस बीमारी को या इस लक्षण को एनक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ भी चुके होंगे और आप लोग लिख भी चुके होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इस बात को अगर नहीं लिखे हैं तो। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तीसरा एप्लीकेशन कौन है, हेनरी के नियम का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन। तो तीसरा एप्लीकेशन ये है कि मान लो कि ये आपका क्या है, समुद्र का सतह है। ठीक है, ये आपका समुद्री सतह है, यानी कि इसको बोल सकते हैं सी लेवल है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर से एक क्या हुआ, एक गोताखोर है। ठीक है, ये गोताखोर है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कूद गया, समुद्र में कूद गया मान लो। ठीक है, अब ये समुद्र में कूद गया तो यहाँ पर समुद्र की सतह पर है, अगर ये समुद्र की सतह पर है तो इसके ऊपर प्रेशर कितना है बाबू, 1 atm है। ठीक है, लेकिन ये जैसे जैसे गोता लगाते हुए कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ भागेगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर 1 atm से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर। अब देखिए ये कूद करके ससुरा कहाँ चला है, यहाँ पर चला है। ठीक है, ये कूद करके नीचे चला आया। ठीक, अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर तो प्रेशर क्या हो गया, इसके ऊपर प्रेशर यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो गया, इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। अब इससे होगा क्या कि इसके ब्लड में यानी इसके श्वास के द्वारा ली गई गैस में बहुत सारे वायुमंडलीय गैस आएगा और
वो गैस हाई प्रेशर के कारण उसके ब्लड में, यानी कि जो गोताखोर है जो समुद्र की गहराई में गोता लगाया हुआ है, उसके ब्लड में बहुत सारे गैसें क्या हो जाएगी, घुल गई। ठीक है, घुल गई, अभी तक तो ठीक है। ठीक, लेकिन अब ये गोताखोर नीचे गया है तो जैसे जैसे क्या होगा, ये ऊपर सतह की तरफ भागेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब जब धीरे धीरे कम होने लगेगा तो इसके शरीर में, इसके ब्लड में नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बनेंगे। कौन से गैस के? नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे एवं वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा और बाहर निकलने की कोशिश के दौरान वो कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न होगा। मान लीजिए वो तो हालांकि ब्लड में घूम गया है, घुल जाने के कारण वो कोशिकाओं में फैल चुका है और वो जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो वो तो कोशिश करेगा कि अब बाहर निकले। तो जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो कोशिका में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा, जिससे उसको क्या होती है, उस गोताखोर को जोरों का दर्द होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बेंड्स बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बेंड्स। क्या कहते हैं? बेंड्स। मेरी बात समझ में आ गया? तो इसको कैसे लिखेंगे मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब एक गोताखोर समुद्र की गहराई में जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर, रुको पेन कलर चेंज कर देते हैं, तो उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है तथा उसके रुधिर में गैसें अन्य गैसें विलय हो जाती हैं। ठीक है, जब गोताखोर सतह की तरफ आता है, ठीक है, जब गोताखोर सतह की तरफ आता है तो उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, जिससे उसके शरीर में N2 गैस के क्या बनने लगते हैं, बुलबुले बनता है, जो बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसके कारण कोशिका में अवरोध उत्पन्न होता है। कोशिका में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है। कोशिका में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे जोरों का दर्द होता है, जोरों का दर्द होता है। जोरों का क्या होता है, दर्द होता है, जिसे बेंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? जिसे बेंड्स कहा जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जोरों का दर्द होता है और वो दर्द बहुत ही भयानक जानलेवा होता है। ठीक है, और उससे हम क्या कहेंगे बाबू? उससे हम लोग कहेंगे बेंड्स। याद रखना, उससे हम क्या कहेंगे, बेंड्स कहेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? तो आज हम लोग क्या पढ़े, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्लियर? ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब के बारे में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।